बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग होती क्या है। बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि एक हेड ऑफिस होता है, उसकी दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। अगर किसी शख्स का कोई बिजनेस बढ़ता है तो वो अपने हेड ऑफिस से अपने बिजनेस को शिफ्ट करता है दूसरे शहरों में। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है कराची के अंदर, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और उनका बिजनेस ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान के दो बड़े शहर, एक लाहौर और दूसरा वो पेशावर के अंदर जो है अपने ब्रांचेस को ओपन करना चाह रहे हैं या ओपन कर चुके हैं। अब ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए हम देखते हैं कि उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। मतलब हेड ऑफिस से जो भी मटेरियल सप्लाई होगा ब्रांच को, मतलब लाहौर को या पेशावर को, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने ये दो तरह के चीज़ें हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है। जब ब्रांच को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपके जहन में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि ये ब्रांच कौन सी है। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है या इंडिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच उसको कहते हैं जो टोटली हेड ऑफिस पर डिपेंड कर रही हो। हेड ऑफिस पर डिपेंड से मुराद यह है कि उसका सारा का सारा मटेरियल हेड ऑफिस से आ रहा होगा और वो पूरी की पूरी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस को कर रही होगी। मतलब वो कुछ भी पर्सनली मार्केट से वो परचेज नहीं कर सकते। मतलब जो भी उनको सामान चाहिए होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो हेड ऑफिस से आ रहा होगा और उनका जितना भी प्रॉफिट है, जो भी सेल है, जो भी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करते रहेंगे। इसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो वो खुद से डिसीजंस ले सकें। मतलब अगर उनको कोई मटेरियल चाहिए, किसी माल की रिक्वायरमेंट है, तो वो पेशावर से या लाहौर से या पाकिस्तान के किसी भी शहर से वो परचेज कर सकें। मतलब उनके जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी जो उनकी कमाई हो रही होगी, उसमें से वो उसमें रहते हुए वो चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक तो होता है कि वो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से चीज़ें परचेज कर सकते हैं और दूसरा होता है कि वो हेड ऑफिस से पैसे लेकर जो है वो चीज़ों को परचेज कर सकें। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो एक स्ट्रक्चर है वो आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये इसका एक फॉर्मेट है हेड ऑफिस का और ये मेरे सामने बना हुआ है ब्रांच का। ये तकरीबन कमोबेश 90 to 95% एंट्रीज यही घूम फिर के आपके पास आएंगी। मतलब अगर एक हेड ऑफिस है, उसकी एक या दो ब्रांचेज आ रही होंगी क्वेश्चंस के अंदर, तो घूम फिर के तकरीबन यही एंट्रीज आती हैं। तो चलते हैं हम इनकी एंट्रीज की तरफ। जो हमारी सबसे पहली एंट्री है वो हेड ऑफिस की है। अगर हेड ऑफिस कुछ भी मटेरियल परचेज करे, जाहिर सी बात है हेड ऑफिस में कोई ना कोई सामान, अगर हेड ऑफिस है, फैक्ट्री है, कोई मिल है, तो वहाँ पे कोई ना कोई सामान, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रही होगी। मिसाल के तौर पे ये मार्कर्स हैं। ये मार्कर्स कराची में तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद ये लाहौर और पेशावर की दो ब्रांचेज में जाते हैं और फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में और KPK में सेल होती है। तो जो हेड ऑफिस है, जाहिर सी बात है उस रॉ मटेरियल को या जिनका जो मटेरियल है वो लोकल मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करेंगे। तो जब वो परचेज करेंगे अपने पास कोई भी मटेरियल, तो या तो वो उसकी पेमेंट उसी टाइम पर कर रहे होंगे या वो ऑन अकाउंट उधार पर ले रहे होंगे। तो एंट्री जो हेड ऑफिस में होगी वो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ब्रांच अकाउंटिंग में, मतलब ब्रांच के पास कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटली जो परचेजिंग है ये हेड ऑफिस कर रहा है, तो इसका ताल्लुक ब्रांच के साथ नहीं है। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट आप यहाँ देखेंगे तो नहीं आएगी, नो एंट्री है। अच्छा, नो एंट्री लिखने का मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना है। पेपर में या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप वहाँ नो एंट्री नहीं लिखेंगे। मतलब अगर ये एक एंट्री यहाँ हो रही है तो आप ब्रांच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। मतलब वो जगह भी आपने नहीं छोड़नी, आपने बस उसके बाद जो अगली एंट्री आ रही होगी आपने वहां से स्टार्ट करना। ठीक है। अगली एंट्री, अब जो मटेरियल तैयार हो गया, हेड ऑफिस ने वो मटेरियल ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। बेचा नहीं, सेल नहीं किया, ट्रांसफर किया। इस लॉजिक को समझिएगा। जब कोई प्रोडक्ट सेल की जाती है तो उसकी अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल या कैश आता है, लेकिन यहां पे हम सेल नहीं कर रहे, हम उस प्रोडक्ट को कराची से लाहौर या पेशावर भेज रहे हैं। तो आपके पास से, मतलब अगर आप हेड ऑफिस हैं, आपके पास से प्रोडक्ट जाएगी तो यहां लिखा हुआ आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। सेल नहीं करेंगे, यहां पे जो अकाउंट अब जनरेट होगा वो ये अकाउंट है गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपके पास से प्रोडक्ट निकल के ब्रांच के पास चली गई और ब्रांच अकाउंट या ब्रांच जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच डेबिट हो जाएगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट यहां से निकली,
ब्रांच के पास चली गई। अब ब्रांच अपने पास क्या जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच करेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अब ब्रांच के पास जो प्रोडक्ट आई, ये जो मार्कर्स थे हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज दिए। अब ब्रांच के पास ये मार्कर्स आ गए, तो ब्रांच ने परचेज नहीं किए, ब्रांच ने हेड ऑफिस से रिसीव किया। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। मतलब जो ब्रांच है वो पेमेंट नहीं कर रहा, ब्रांच फ्यूचर में पेमेंट करेगा। किसको करेगा? हेड ऑफिस को करेगा। अगर ये लोकल मार्केट से परचेज करता तो यहां आता हेड ऑफ अकाउंट्स पेएबल, लेकिन ये इन्होंने लोकल मार्केट से परचेज नहीं किया, इन्होंने हेड ऑफिस से मटेरियल रिसीव किया, तो इसलिए यहाँ पे हेड ऑफिस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया मटेरियल सेंड करना और मटेरियल रिसीव करने की एंट्री। इसके बाद अगली एंट्री है, ब्रांच ने जो मटेरियल रिसीव किया था हेड ऑफिस से, उसमें से कुछ मटेरियल उसने रिटर्न कर दिया खराब होने की वजह से, या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो गलत मटेरियल चला गया था। तो अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? उसकी अकाउंटिंग इस तरह से थी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जिस तरह हम लोग परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं, बिल्कुल एज इट इज है। मतलब अगर आप मटेरियल सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट होता है। तो यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच या गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट हो जाएगा और ब्रांच अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस में वो मटेरियल रिटर्न होकर आ चुका है। अच्छा, अब ब्रांच अपने पास क्या एंट्री करेगा? ब्रांच के पास से वो मटेरियल चला गया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, उसने किसको वापस किया? हेड ऑफिस को वापस किया, और हेड ऑफिस का अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे आप लोग। अच्छा जी, अगर इन केस जो आपकी ब्रांच है वो लोकल मार्केट से कोई चीज परचेज करती है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो अगर अपने हेड ऑफिस से मंगवाए कराची से, तो उसको 2 दिन लगते हैं, उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए, उसने क्या किया, वो मटेरियल जो है लोकल मार्केट से परचेज कर लिया। अब जब वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल या कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो कैश पर कर रहे हैं तो कैश, अगर उधार पर कर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में नहीं आएगा। इसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ब्रांच लोकल मार्केट से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। अगर वो ब्रांच लोकल मार्केट से परचेज ना कर रही होती और हेड ऑफिस से लेती तो इसका इंपैक्ट दोनों तरफ आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट हेड ऑफिस से ब्रांच को जा रही हो, ब्रांच से हेड ऑफिस को जा रही हो, दोनों तरफ उसका लेन देन हो रहा हो तो उसको दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज अगर हेड ऑफिस लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इसी तरह ब्रांच लोकल मार्केट से परचेज और सेल कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ एक तरफ ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये एक एंट्री वो होती है कि अगर ब्रांच का कोई भी एक्सपेंस हेड ऑफिस बियर कर रहा है, मिसाल के तौर पे बिजली का बिल था, यूटिलिटी एक्सपेंस था, कुछ भी ब्रांच का, ब्रांच ने देना था। वैसे एक्सपेंस की एंट्री ये होती है एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एक्सपेंस था ब्रांच का, ठीक है, ये देखिएगा, ये ब्रांच का एक्सपेंस है, कौन पे कर रहा है? हेड ऑफिस। तो कैश क्रेडिट नहीं होगा, हेड ऑफिस क्रेडिट इसलिए होगा कि इसके पैसे हेड ऑफिस पे कर रहा है। और जब आप यहां आएंगे तो हेड ऑफिस के पास से कैश क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट हो गया? क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंस पे कर रहा है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट ब्रांच है, आजाद है, तो आप एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन जब आप डिपेंडेंट ब्रांच होंगे, आपका खर्चा, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं हेड ऑफिस बियर कर रहा होगा, तो वो एंट्री का इंपैक्ट हेड ऑफिस में जाएगा, पैसे आपके पास से नहीं जाएंगे। मतलब आपका एक्सपेंस जो है वो ब्रांच में रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसका जो कैश है, उसका जो आउटफ्लो है, वो हेड ऑफिस के पास से हो जाएगा। जी, अगली एंट्री, अगर वो एक्सपेंसेस, जिस तरह भी मैंने आपको पहले कहा, अगर वो एक्सपेंसेस ब्रांच का अपना होता तो उसकी एंट्री इस तरह से होगी, एक्सपेंसेस डेबिट, यूटिलिटी बिल्स या कोई भी एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, इसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो उसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में नहीं आएगा। इसी तरह से जो भी मटेरियल जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, ब्रांच के पास वो प्रोडक्ट आ गई, अब ब्रांच उसको सेल कर रही है, ब्रांच ने सेल किया, ब्रांच ने भी पैसे नहीं लिए, ब्रांच पैसे लेगा, तो सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इसके पास से माल चला गया, सामान चला गया और पैसे आएंगे, तो इसका इंपैक्ट भी हेड ऑफिस में नहीं आएगा। क्यों?
इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ब्रांच पर्सनली वो लेन देन कर रही है। अगर ब्रांच पर्सनली लेन देन ना करे, अगर ऐसा हो कि वो सेल कर रहा हो, ब्रांच सेल कर रही हो कुछ प्रोडक्ट और उसके पैसे अगर हेड ऑफिस ने लेने हो तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। अगली एंट्री, जो पैसे यहां लेने थे वो रिसीव हो गए, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, इसका इंपैक्ट भी हेड ऑफिस में नहीं आएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट इसने बेची थी उसी के पैसे वो वहां रिसीव कर रहा है जी। अगली एंट्री है, अब यहां पर है हेड ऑफिस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका इंपैक्ट देखें, यहां पर कैश डेबिट और ब्रांच क्रेडिट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वो पैसे हैं जो ब्रांच ने लेने थे लेकिन ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस ले रहा है। ये तब होता है, मिसाल के तौर पे आपकी एक ब्रांच है लाहौर में और दूसरी थी पेशावर में, तो आपका जो कस्टमर था उसने आपको कैश देने के बजाय हेड ऑफिस को दे दिया या हेड ऑफिस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में, तो इस सूरत में तो पैसे आपके पास नहीं आएंगे। इस सूरत में पैसे आपके पास नहीं आएंगे, पैसे डायरेक्ट हेड ऑफिस में आ जाएंगे। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपने जो पैसे लेने थे, आपको पैसे तो मिल गए लेकिन आपके अपने अकाउंट में नहीं आए तो वो हेड ऑफिस के अकाउंट में चले गए। और हेड ऑफिस अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश आए, कैश तो आ गया लेकिन कहां से आया, वो ब्रांच की वजह से आया क्योंकि ब्रांच ने वहां कुछ सेल किया हुआ है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद अगली एंट्री आती है, अगर ब्रांच कोई भी प्रोडक्ट को कैश पर बेच देता है, ऑन द स्पॉट लाहौर में बेच दी कोई प्रोडक्ट कैश पे और पैसे अपने पास रिसीव कर लिया, मतलब इस वाली एंट्री में क्या हो रहा था, पैसे हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है। इस वाली एंट्री में क्या हो रहा है, पैसे ब्रांच खुद रिसीव कर रही है, तो सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, इसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसकी एंट्री हेड ऑफिस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो सारे के सारे पैसे ब्रांच खुद रिसीव कर रही है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखें, आपने मटेरियल लिया, दिया, आपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, कैश को रिसीव किया, कैश को ट्रांसफर किया, रिटर्न किया, सारे मामला हो गए। अब एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर अब ब्रांच ये देखना चाहेगी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आपका जो असल मकसद होता है वो प्रॉफिट और लॉस को चेक करना होता है। अब जो हेड ऑफिस इतनी मेहनत से अपनी प्रोडक्ट को ब्रांच के लिए भेज रहा है और ब्रांच जो है आगे वो सेल आउट कर रही है, अब आखिरी स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास एंड पर बच गई है और हमारा प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, यहाँ पे डेबिट होता है और इसका जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा। हेड ऑफिस को क्रेडिट करने का मकसद ये होता है कि जब आप हेड ऑफिस में आएंगे तो जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है और लॉस की जो नेचर है वो डेबिट होती है। इस केस के मुताबिक आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होता है और आपको जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक क्या है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ये अपना प्रॉफिट खुद रिसीव नहीं करेगी, इसका प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहां आएगा और यहां पे आ जाएगा हेड ऑफिस, मतलब क्रेडिट करेंगे आप हेड ऑफिस को, लेकिन जब आप ब्रांच हेड ऑफिस में आएंगे तो हेड ऑफिस में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट ब्रांच से यहां आ रहा है। अगर ये ब्रांच से यहां ना आ रहा होता तो यहां पे एंट्री होती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, सिंपल हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी एंट्री, अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा होता तो फिर आप ये वाली एंट्री पास करते हैं। ये प्रॉफिट की सूरत में है, इसमें हम आगे लिख देते हैं कि ये होगा प्रॉफिट की सूरत में और ये इन केस ऑफ लॉस। ये दो केस अलग अलग है, मतलब दोनों एक साथ नहीं होते, ये दोनों अलग अलग तकरीबन सवाल आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ही केस में प्रॉफिट भी हो रहा और लॉस भी हो रहा हो, क्योंकि आपकी ब्रांच या तो प्रॉफिट में होगी या तो लॉस में होगी। ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें एक साथ आ जाए, अलग अलग आते हैं। तो इस केस के मुताबिक अगर लॉस आ जाए तो लॉस की एंट्री कैसे पास करेंगे, तो हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और हेड ऑफिस में ये की एंट्री पास होगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। तो नॉर्मली जो ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा हेड ऑफिस और ब्रांच, ब्रांच और हेड ऑफिस, चाहे वो कराची, लाहौर, पेशावर हो या वो पाकिस्तान में एक ब्रांच हो, दूसरी दुबई में हो, तीसरी ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो,
कॉन्सेप्ट ब्रांच अकाउंटिंग का यही अप्लाई होता है। जो ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक में हम लोग जो काम करेंगे वो इनकी जर्नल पोस्टिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, इसके बाद उनके टी अकाउंट्स बनते हैं। टी अकाउंट्स में हेड ऑफिस और ब्रांच के टी अकाउंट्स बनते हैं और प्रॉफिट और लॉस का टी अकाउंट बनता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि टोटल हेड ऑफिस ने कितना माल ट्रांसफर किया था, ब्रांच ने कितना रिसीव किया और टोटल प्रॉफिट और लॉस उस ब्रांच का या उस हेड ऑफिस का कितना आ रहा है।